कर दी। सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। हमारे तो नॉर्थ अमेरिका में बहुत ठंड चल रही है। इंडिया में कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी वार्म स्टार्ट हो गई है, वार्मथ। देखिए, अब मौसम तो मौसम ही है और महीना भर इसी तरह चलेगा। और होली के बाद गर्मी शुरू हो जाएगी पूरी तरह से। 4 मार्च की होली है। हमेशा यही होता है मौसम का। दिवाली के बाद ठंड और होली के बाद गर्मी। ये तो इसका बनाया हुआ सिस्टम ही बना हुआ है इस तरह, तो क्या किया जाए। आज मैंने सोचा था कि बहुत 2-3 दिनों से ये दिमाग में चल रही थी बात, 2-4 क्लासेस से। तो आज मैंने सोचा था कि मैं स्वस्ति वाचन वाले मंत्र को ना कर कर एक मंत्र और करूंगा अलग। ये हमारे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का मंत्र है। लेकिन ये मैंने पहले अपने उसमें सेशन में किए हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा इस पर यूं करूंगा। क्योंकि हम लोगों की जो बात चल रही है, प्रश्न उपनिषद पे जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न उपनिषद के पहले प्रश्न पे हमारी बात जो चल रही है, वो बात चल रही है प्राण और रई की। ठीक। वो प्राण और रई की बात चल रही है। तो उस प्राण और रई के बीच में मेरे को ये मंत्र कई बार दिमाग में आया कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। ये मंत्र है, आइए इस पर बात करते हैं। ये ऋग्वेद का 10:121 है। मतलब 10वें मंडल का 121 सूक्त का और 10वां मंत्र। तो 10:121 ऋग्वेद का। आप जो लोग जानते हैं वैदिक संध्या प्रार्थना, वो जानते हैं इस मंत्र को बड़े अच्छी तरह। ये मंत्र कहता है, ओम प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जूमस्तनो अस्तु वयम श्याम पतयो रही नाम। ये मंत्र है। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्र है। मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मंत्रस। क्योंकि ये जिस तरह से वेदों में जिस तरह से इस मंत्र को एक्सप्रेस किया गया है, आप सोच नहीं सकते कि क्या कमाल है इसका। पूरा का पूरा मंत्र, अब ये मैं अपने नोट्स में से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। पूरा का पूरा मंत्र का वो पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। पर बेसिक आपको बताता हूँ ये क्या कहता है। ये कहता है, प्रजापति सब प्रजा के स्वामी, आपसे अलग दूसरा, इन उन और इन, वो और ये, उन और इन पदार्थों को जानने वाला, उत्पन्न हुए जड़ चेतन को जानने वाला और तिरस्कार करने वाला, उपेक्षा नहीं कर सकता, ऐसा कोई और नहीं है। अर्थात आप सर्वोपरि हो। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम लोग आपके आश्रय में आते हैं, वांछा करते हैं, उस कामना की हमारी सिद्धि करें, जिससे कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी हों। ये इसका हो गया मंत्र का बहुत छोटा छोटा सार। ठीक। अब इसको 1 सेकंड के लिए समझने की कोशिश करिए। जो पहला है वो कहता है प्रजापति। प्रजापति, ये तो उसको एड्रेस किया गया परमात्मा को, क्योंकि वो प्रजाओं का पालक है, रक्षक है, स्वामी है सबका। तो हम सब उसकी प्रजा हैं परमात्मा की। तो हम सबका परमात्मा वो है, तो उसको प्रजापति कहा गया। तत्व अन्य एतानीता विश्वांत विश्वजातानि न परिता बभूव। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इन उन, ठीक है, दिस एंड दैट, उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जो भी पैदा हुआ है, जो बना है, समस्त जड़ चेतन पदार्थों की उपेक्षा नहीं कर सकता। देखिए मंत्र क्या कह रहा है। परमात्मा अकेला है जो किसी भी पैदा हुए पदार्थ की, जो भी क्रिएट हुआ है, जो भी बना है, और जो जड़ है और जो चेतन है, मतलब जो भी चीज ऐसी है जो कि पेड़ पौधे, पत्थर, मट्टी वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, और जो भी चीजें ऐसी हैं जो कि पदार्थ हैं, मतलब मटेरियल चीजें हैं, जो बनी हुई चीजें हैं इस संसार की, कोई भी चीजें, आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इन चीजों की उपेक्षा कर सकता है। मतलब मुझको नहीं चाहिए, इनको छोड़ सकता है। आप अकेले हो जिनको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। आप ही अकेले हो जो इन सब चीजों का तिरस्कार कर सकते हो। आप इनको, यू डोंट नीड इट, यू कैन रिजेक्ट देम। अकेले आप हो जो रिजेक्ट कर सकते हो।
ठीक। हाँ, देखिए किस तरह से अप्रोच करते हैं इस टॉपिक को मंत्र के अंदर। फिर कहते हैं, यत कामास्ते जू मस्तनो अस्तु, जिस जिस कामना के लिए हम आपको पुकारते हैं वे सारी हमारी कामनाएं और इच्छाएं वयम श्याम पतयो रयीणाम। ये रई है यहां पर, वयम श्याम पतयो रयीणाम, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी हो जावें। अब यहां पर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं क्या, कि हमको वयम श्याम, हम लोगों को रई नाम, रई प्रोवाइड कराइए। ठीक। अब यहां पर जो रई वर्ड है ना, ऋग्वेद में यहां पर रई वर्ड है ना, उस रई का मतलब है वो सारा का सारा ऐश्वर्य, सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज, वो चीजें, वो धन संपत्ति, सुख, आनंद, जो भी इस संसार में क्रिएशन में बनता है, बना है, जिसकी परमात्मा को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको तो है ना। तो हम उसकी प्रार्थना की, उसके लिए हम परमात्मा से पूजा करके मांगते हैं। अब रई जो है ना यहाँ पर, उसका मतलब ऐश्वर्य, धन, ये सब कुछ तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर उसका मतलब पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं। रई का मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी, कि मतलब मैं कुछ कर सकूं उसकी कोई पॉसिबिलिटी भी तो क्रिएट होनी चाहिए ना। मुझे जो मिलेगा उसका कोई अवसर, कोई पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना। अगर अवसर ही नहीं होगा तो मिलेगा कैसे मुझे? अगर ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस चीज को ले सकूं, पा सकूं, तो कहां से मिलेगा मेरे को? तो आप हमको धन ऐश्वर्य तो देंगे ही, मगर उनको प्राप्त करने की, उसको मिलने की पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं भी क्रिएट करके हमको दीजिए। मतलब मुझको पैदा तो आपने कर दिया है 5 स्टार फैसिलिटीज के अंदर, लेकिन मैं व्हील चेयर पर बैठा हूं और मुझे कोई अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, और मैं सारी जिंदगी पैराप्लीजिक होकर ही जी रहा हूं और मुझे पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। हूं मैं 5 स्टार कंपनी के अंदर, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं ना मुझको। तो वो संभावनाएं भी तो चाहिए ना, साथ साथ एबिलिटीज भी तो चाहिए ना, जिससे कि मैं सब चीजों को ग्रहण कर सकूं। तो यहां पर जो रई है ना, वो रई धन और ऐश्वर्य तो है ही, धन ऐश्वर्य पर दुनिया के सब खूबियां, दुनिया की सब अच्छाइयां तो हैं ही, साथ ही रई में आ गया है पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ पर इतनी देर से बाकी का पूरा मंत्र अगर आप चाहेंगे तो मैं कभी पूरा, वैसे मैंने किया हुआ इसको पहले डिस्कस, आप उसमें देख सकते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में, मेरा रिकॉर्डिंग में है अवेलेबल। लेकिन यहाँ पर आप ये सोचिए एक बार कि ये मंत्र शुरू करता है इस चीज के साथ। अब ये पूरा मंत्र है ही रई के ऊपर, क्योंकि रई की बात ही कर रहा है ये। तो ये मंत्र कहता ही यही है कि हे परमात्मा, जो जो तूने बनाया है, जो जो तूने क्रिएट किया है, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चाहे वो चेतन पदार्थ हो, चेतन हम लोग, लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो चेतन पदार्थ हैं, और चाहे वो जड़ पदार्थ हो, जड़ पदार्थ सब कुछ, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड जड़ पदार्थ, जिसके अंदर लाइफ नहीं है लेकिन हम यूज करते हैं हर चीज को, वो जड़ पदार्थ है। और चाहे वो ये हो या वो हो, कोई भी चीज जो, जिसको भी आप कह सकते हो, जो भी आप बोल सकते हो, इनको, उनको, हर वस्तु को, हर चीज को, जो भी कुछ हो, अब ये सब कुछ जो बना है, जो क्रिएटेड है, जिसकी भी बात ये पहले मंत्र, मंत्र के पहले हिस्से में भी कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्रिएटेड चीजें, वस्तुएं तो रही हो गई ना। ये सब कुछ रही है ना, सब कुछ रही, रही से ही बना है ना सब कुछ। तो यह एवरीथिंग इज रही। तो रई की तो परमात्मा को कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। परमात्मा को तो रई की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। वही तो बताया है ना कि वो प्राण तो अलग है ना, प्रभु का तेज, प्रभु अलग है, वो रई नहीं है। और रई की कोई वस्तु की परमात्मा को जरूरत ही नहीं है। और वो रई की वस्तुओं के लिए ही तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमको रई प्रदान करो, हमको रई की सब संभावनाएं, सब सुख, जिनकी हम कामनाएं करते हैं
और जिनके लिए उनकी पॉसिबिलिटीज हो, हमारे लिए संभावनाएं हो, वो प्रदान करो। तो जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए तो रही जरूरी है ना। अपनी लाइफ बिताने के लिए, अपनी लाइफ के सारे कर्म करने के लिए, काम करने के लिए तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रही के साथ जिएं और उसी के साथ सको। हमको जीना तो उसके साथ ही है ना, हमको तो उसके साथ ही जीना है। और ये हमको, अब ये देखिए, बड़ा प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ये मंत्र आपको, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है, स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र, ये अपने प्रिंसिपल पर बेस कर कर आपको कितनी क्लैरिटी के साथ वो प्राण और रई के डिफरेंशिएशन समझा देता है ना, समझा रहा, बता देता है आपको कि प्राण तो परमात्मा है ना, और प्राण जो है वो रई से अलग है, और रई की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। रई को प्राण की आवश्यकता है। जो रही है, जो बन रहा है, जो बना है, जो उत्पन्न हुआ है, उन सबको प्राण की आवश्यकता है, परमात्मा की आवश्यकता है। परमात्मा ही है जो ये हमको प्रोवाइड करा रहे हैं हमको। लेकिन परमात्मा को तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, रही की। तो इन रेफरेंस, क्योंकि ये रेफरेंस के साथ वाला मंत्र था और मेरे को दिमाग में कई दिनों से घूम रहा था कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो आज मैंने सोचा कि स्वस्ति वाचन की जगह ये उपासना मंत्र उठा लेता हूँ। ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। प्रजापते नत्व देता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयीणाम। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है। कितनी सारी बातें, कितने प्रिंसिपल्स, कितने पॉइंट्स एकदम क्लैरिटी के साथ हमको समझा देता है। खैर चलिए आज मैंने सोचा इस पर बात करूं और फिर बाकी का पिकअप कर लेंगे। तो ये ये तो ये मंत्र ने तो टू द पॉइंट बता दिया अब तक हमने जो जो सीखा है। है ना, एकदम टू द पॉइंट। बिल्कुल। यही तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, इसमें प्रश्न उपनिषद में तो यही पढ़ते आ रहे हैं। टू गुड। कमाल की चीज है। हम्म। तो अगर और कुछ, किसी ने कुछ इसके बारे में पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा इस मंत्र के बारे में। नहीं तो आगे बढ़ जाएं। तो नंबर 13 करेंगे ना अब हम लोग। 12 हमने कर लिया था, आज हम 13 नंबर करेंगे। वही है, अपना वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, संवत्सर का, मास का। और इजी है तो इसको समझ लेंगे बहुत आसानी से। तो अलका जी हमको पढ़ दीजिए नंबर 13। जी। अहोरात्रो वै प्रजापति सत्स्याहरे प्राणो रात्रिरेवहि प्राणं वा एते प्रस्कदन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्येमेव तद्यद्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते। ये कह रहा है कि दिन रात भी महीने की तरह ही, दिन प्राण है और रात रही है। जो दिन के समय रात की क्रिया करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं, और जो रात को ही रात की क्रिया करते हैं उनके ब्रह्मचर्य में क्षति नहीं होती। तो जिस तरह वो बताया था कि मास भी प्रजापति है और संवत्सर भी प्रजापति है, अब वो आपको कह रहे हैं दिन रात, एक दिन रात यानी दिन और रात भी प्रजापति हैं। ये इन्होंने बताया आपको इस मंत्र के अंदर। ये बता रहा है आपको, अहोरात्रो वही प्रजापति, मास की तरह दिन रात भी प्रजापति हैं। तस्य उहा एव, उसका दिन ही प्राणः प्राण है, रात्रि एव रही, रात ही रही है। प्राणम प्राण शक्ति को वही एत निश्चय से ये लोग प्रसकदंती गिरा देते हैं, क्षीण कर देते हैं। जो दिव्य, ये दिव्य जो दिन में, दिव्या दिन में, रात्या रात्रि रई, रात्रि के रई के कर्म संजू संयुज्यन्ते, संयुज्यन्ते संलग्न होते हैं, अटैच होते हैं, संयोग करते हैं। ब्रह्मचर्य एवं ब्रह्मचर्य ही, तद यद वह जो, रात्रि में रात्या संयुजनते, रात्रि के काम के साथ संयुक्त होते हैं।
अब इसकी ट्रांसलेशंस और इंटरप्रिटेशंस हैं, वो पढ़ूंगा आपके लिए। मगर ये मंत्र कुछ कहता है कि मिथुन की क्रिया में काल में रात में ही करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो काम रात के हैं वो रात में ही होने चाहिए, जो दिन के काम हैं वो दिन में ही होने चाहिए। ये यहाँ पर बेसिकली इसका ये मतलब है। रात के काम दिन में करेंगे तो प्राण सूख जाते हैं, और अगर रात के काम रात को ही करते हैं तो ब्रह्मचर्य में नाश नहीं होता, मतलब ब्रह्म के आचरण में नाश नहीं होता। ठीक। संवत्सर की तरह, मास की तरह दिन और रात भी प्रजापति कहकर बता दिए गए हैं। शुरू में कहा था कि शक्ति, प्राण और रई के आपस में मिलते हैं तो सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। पर ये जो दोनों का मेल बताया गया था वो ही प्रजापति है। तो प्रजापति के इतने स्वरूप हमने अलग अलग यहाँ पर देख लिए हैं। अब रात और दिन के बीच में जो इनके मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम संध्या बेला कहते हैं, शाम का समय और सुबह सुबह का समय, हम उनको संध्या बेला कहते हैं। संध्या बेला का मतलब होता है जब संधि होती है। संधि का मतलब दो चीजों का मिलना। ठीक। हम जब दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, किसी दो अक्षरों को जोड़ते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि इनकी संधि हो गई। करेक्ट। और जब हम उसको अलग करते हैं तो हम कहते हैं संधि विच्छेद हो गया, मतलब संधि अलग हो, डिटैच हो गई। तो हमने दो वर्ड्स को अलग अलग कर दिया। तो संधि का मतलब होता है कोई भी दो चीजों का जुड़ना, एक साथ मिल जाना। अब वो संधि वो भी होती है ना, जब हम किसी की दो कंट्रीज आपस में मिलती हैं और उनको मिलने के बाद आपस में उनकी मीटिंग्स में कोई ना कोई चीज़ की एग्रीमेंट हो जाती है, तो कहते कि आपस में संधि हो गई इनकी। वो भी संधि होती है ना। तो जो दिन और रात जब मिलते हैं तो उस वक्त को संधि कहते हैं, तो उसको हम संध्या कहते हैं, कि वो संध्या का टाइम है। ठीक। यही कहते हैं ना। और उस संध्या के टाइम में दोनों बेला में, सुबह भी शाम के भी, कहा जाता है कि परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। तो यही बताया गया कि उस वक़्त आपका ध्यान परमात्मा के ध्यान में लगना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। उस वक़्त आपको प्रेयर, प्रार्थना में लगना चाहिए। बैठ जाइए थोड़ी देर और पूजा कर लीजिए, ईश्वर की स्तुति कर लीजिए, उसकी उपासना करिए। तो वो उसका मतलब यही होता है कि उसके बाद जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तब आप रात को रात की ही एक्टिविटीज़ के बारे में सोचेंगे, और दिन जब ट्रांसफॉर्म होगा तो दिन में आप दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में ही सोचेंगे। तो रात और दिन को भी यहां पर उन्होंने प्रजापति कहा है, क्योंकि रात और दिन भी प्रजाओं का पालन करते हैं। और रात और दिन की भी तो प्रजाएं होती हैं ना, रात और दिन के भी तो कई घंटे कई मिनट होते हैं ना, जो उसके अंदर आ जाते हैं, अंडर आ जाते हैं उसके। एक दिन के अंदर आपने अगर 12 घंटे कहने हैं तो रात के अंदर भी तो 12 घंटे कहेंगे आप। वो भी तो, वो घंटे भी और मिनट्स भी तो उनकी प्रजा हो जाती है ना। और उस वक्त जो आप उस पर डिपेंडेंट जो हम लोग हैं और हमारी एक्टिविटीज है, वो भी उसकी प्रजा हो जाती है। तो यहाँ पर जहाँ प्रजापति की बातें हो रही थी, जब एक साल से शुरू की थी बातें, उत्तरायण दक्षिणायन से, फिर महीने पर आ गए और अब दिन पर आ गए। तो दिन में भी जो दिन का वक्त है, डे टाइम की एक्टिविटीज है, वो हमारे उत्तरायण का काम है। और जो नाइट टाइम की एक्टिविटीज हैं वो हमारे दक्षिणायन का काम है। या उस वक्त दक्षिणायन का टाइम चल रहा है, उस हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जब प्रजापति के साथ रई और प्राण को जोड़ा है, तो इन्होंने प्राण और रई को जोड़कर हमको यही समझाया है, इसी बात को समझाया है कि इन एक्टिविटीज के अंदर से भी आपको अपनी, अपने प्राण की कंट्रीब्यूटेड एक्टिविटीज और रई की तरफ की हुई एक्टिविटीज समझ में आ सकती हैं। तो अगर आप माइन्यूटली स्टडी करना चाहो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा सोचने के लिए। आप एवरीडे लाइफ में इस प्रिंसिपल को उतार सकते हो अपनी ज़िंदगी में। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। मतलब है कि ऑन डेली बेसिस भी आप प्राण और रई की एक्टिविटीज़ को अलग अलग करके उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो। तो तब आपको समझ आ जाएगा कि जो आप, वही बात ना, कि अगर आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो महीने में करने में आसानी हो जाएगी, और 6 महीने में या साल में करने में और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप रोज कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ को।
तो यहाँ पर जो प्राण और रई की एक्टिविटी के साथ प्रजापति की बात बताई गई है, वो इसी तरह बताई गई है कि यहाँ पर दिन और रात को भी प्राण और रई की तरह बता दिया गया। ठीक है, तो ये है 13 नंबर का। अगर आपने इस पर कुछ पूछना हो तो पूछ लें, तो 14 पे चले जाते हैं। कोई कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्लैरिटी चाहिए इसमें, इस बारे में 13 के ऊपर? दिन और रात को प्रजापति बताया और प्राण और रई की तरह बताया। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे दिन और रात होते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से मतलब। दिन और रात का मतलब दिन और रात जिस वक्त भी हो। जब दिन होगा तो दिन होगी, जब रात होगी तो रात होगी। पर जो काम करते हैं कि वो उधर का काम यहाँ कर रहे हैं ऑल दैट, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये उधर का इधर का कुछ नहीं है ना, वो रात के काम और दिन के काम हो गए ना। उसको समझ लीजिए ना आप। हम्म। हाँ, क्या बोल रहे हैं केतु जी? युति ने जो पूछा उसी के आधार पे मेरा प्रश्न था कि अ, जो लोग इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द टाइम जोन, जैसे अमेरिका में सुबह होती है तो यहाँ रात होती है, और वो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं क्योंकि ये काम की वजह से दे आर स्टक। सो इसमें उनकी पूरी उन्नति तो नहीं होती है ना। देखिए, इसमें वो है कि आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति, ठीक है ना, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन और मॉनिटरी प्रोग्रेशन दो अलग चीजें हो गई ना। हाँ जी। अब जो मॉनिटरी है वो भी रही है, ठीक ना। तो रही के लिए आप रही के वक्त काम कर रहे हो, रात को काम कर रहे हो, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन होनी चाहिए वो नहीं होती। ट्रू। ठीक है ना। तो ये यहां पर मतलब समझ लेना चाहिए। तो फिर भी जो लोग रात को, अगर उनको एक्टिविटी रात को ही करनी है, काम रात को करना है और दिन को वो सोते हैं, तो भी तो उनको दिन का वक्त तो मिलता ही है ना कुछ करने के लिए। कुछ ना कुछ तो दिन के 12 घंटे तो सोते नहीं है ना। तो जब दिन में उठते हैं, जब दिन के काम है, तो उस वक्त दिन के काम और प्राण की तरफ डेडिकेटेड कर्म को करना चाहिए। तभी बैलेंस होगा ना। हाँ जी। हाँ जी, और कोई कुछ अब पूछेंगे? अब हम लोग जो इस वक्त स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये रात के टाइम, हमारा तो रात हो गई है। संध्या इसका वेला भी कह सकते हो, इवनिंग कह सकते हो। रात तो नहीं बोल सकते पूरी, इवनिंग कह सकते हो। 8 8 बजे रात हो जाती है, 8 बज रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हम्म। ठीक है, सुन लो और सुबह जाके अप्लाई कर लेना। या दोबारा सुबह दोबारा सुन लो। हाँ, सुबह फिर सुन ले हाँ, सकते फिर हैं। से सुन लो। हम्म। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी। तो अलका जी नंबर 14 भी पढ़ दीजिए, वो थोड़ा उस पर डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 14 पढ़ लेते हैं, आइए। जी। अन्नं वै प्रजापतिस्सत्तो हवै तद्रेतस्मादिमा प्रजाः प्रजायन्त इति। अब देखिए, दिन रात महीना साल, उससे निकलकर अब ऋषि ने अगले मंत्र में कह दिया है, अन्न वही प्रजापति। अन्न भी प्रजापति होता है। अन्न से वीर्य की उत्पत्ति होती है। अन्न भी प्रजापति है, और इस वीर्य से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। वीर्य प्राण है और उत्पन्न प्रजा रही है। अन्न वही प्रजापति, अन्न ही प्रजापति है। तत् उस अन्न से, वही तद ही वह, रेतः रेतस वीर्य बनता है। तामादह उससे, इमा प्रजा ये प्रजा प्राणधारी सृष्टि, प्रजायन्ते उत्पन्न होती है, इति यह। अब इसके नोट्स पढ़ता हूं, फिर समझाना शुरू करता हूं। कबंदी इसने शुरू में प्रश्न पूछा था कि प्रजा क्यों, कर और कैसे उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है। तो ये सब उसी का विवरण हो रहा है। मूल सिद्धांत
डुअलिटी का है कि दो तत्व का संयोग ही प्रजा उत्पन्न करता है। इनको ऋषि ने नाम दिया है प्राण और रई, और इनका मेल कराकर उत्पन्न होने में सहायक होता है प्रजापति। ठीक, जो प्रजापति है वो इनको हेल्प करता है दो चीजों को मिला के प्रजाओं को उत्पन्न करने में। तो ये प्रजापति, तो ये बताया है ऋषि ने कि प्राण और रई प्रारंभ में बनते हैं, इन्हें भी प्रजापति ही बनाता है, और फिर इनके मेल से, मिथुन से प्रजा बननी शुरू होती है। आदित्य यानी सूर्य और चंद्रमा का एग्जाम्पल दिया, समय का एग्जाम्पल दिया काल का, फिर उत्तरायण दक्षिणायन का, फिर मास का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का, फिर दिन और रात का यानी कि दिन और रात दोनों का, और अंत में अब आके वो बता रहे हैं कि अन्न और वीर्य से प्रजा बनती है। तो ये है उत्तर प्रश्न का। अब यहां पर नंबर 14, आइए दूसरे लोगों की ट्रांसलेशंस देखता हूं, फिर आता हूं इसके ऊपर डिटेल बताने के लिए। आइए, दोनों 13 14 दोनों पढ़ लेता हूं मैं, बिकॉज मैंने पढ़ी नहीं है। 13 एंड 14। दिन रात भी महीने की तरह प्रजापति हैं, दिन प्राण है, रात रही है। दिन के समय जो मिथुन करता है उसके प्राण सूख जाते हैं। रई रात है, रई से रात्रि का मेल स्वाभाविक होने से रात को मिथुन करना वाला ब्रह्मचर्य ही होता है। उपनिषदकार यहाँ पर उपमा को सीमा के पार तक लेकर चला गया है। ये उपमा कदाचित इस कारण ठीक नहीं है कि इसका वर्णन मिथ्या है। वैसे हम भी ये स्वीकार करते हैं कि संयोग रात्रि को ही सुखकारक होता है, परंतु वह इस कारण नहीं कि प्राण दिन प्राण है और रात रही है। इसका कारण मनोवैज्ञानिक है, जो मनुष्य के दूसरे दिन के कार्य से संबंधित है। इसका सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंध नहीं होता। जिन देशों में रात्रि बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं, उनका संबंध में ये उपमा गलत साबित हो जाती है। 14 नंबर बताता है कि अन्न भी प्रजापति का रूप है, इससे ही वीर्य उत्पन्न होता है और प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ अन्न का अभिप्राय प्रकृति नहीं है, अपितु अन्न जो कि ग्रहण किया जाता है, वो इसका मतलब यहाँ पर वो लेना चाहिए। और भी ट्रांसलेशंस देख लें, फिर आ जाता हूँ। 13 और 14, दिन रात भी प्रजापति के ही रूप हैं, इसलिए इनमें भी प्राण और रई है। दिन प्राण है, रात रई है। दिन में जो रति रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं, रात में जो रति करते हैं वो मानो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं। क्योंकि रात्रि रई है और रात्रि रति को रई ही है, रति के रई के साथ मेल में हानि नहीं होती। अन्न भी प्रजापति का ही रूप है, अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है और उससे ही प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अबे तेरा, इसी प्रकार दिन को भी अपने विभाग फल मुहूर्त आदि का स्वामी होने से, विभाग फल और मुहूर्त का स्वामी होने से प्रजापति कहा जाता है। दिन में प्रकाश की मात्रा अधिक होने से उसे प्राण, और इसके विरुद्ध रात होने से रात को रही कहा गया है। संतान उत्पत्ति का आरंभिक कृत्र रात्रि में ही होना चाहिए, इसकी इस वाक्य में उचित रति से शिक्षा दी गई है। रात्रि में भोग्य शक्ति के प्रबल होने से रज में वीर्य ग्रहण करके उसे गर्भ का रूप देने में अधिक योग्यता होती है। दिन में इसकी कमी से वीर्य नष्ट हो जाता है, तो पुरुष की शक्ति और प्राण क्षीण हो जाते हैं। अब इन्होंने इस चीज को अलग तरीके से समझा दिया। इन्होंने कहा है कि जो नाइट का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, उस समय प्रकाश की मात्रा, हीट की और लाइट की मात्रा अधिक होती है, जबकि रात्रि में भोग्य शक्ति ज्यादा प्रबल होती है। रात को भोग की शक्ति ज्यादा स्ट्रांग होती है, कंज्यूमिंग शक्ति स्ट्रांग नहीं होती। मतलब ना हीट होती है ना लाइट उतनी स्ट्रांग होती है। तो जब ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती और रात को जब स्ट्रांग होती हैं, तो रात को ही ये होना चाहिए
कि मेल और फीमेल का मिलन हो ताकि वो बच्चे को कंसीव कर सके। रात को रज जो होता है वो वीर्य के गर्भ के अंदर अधिक तरीके से साइंटिफिकली बैठ सकता है, दिन में वो वेस्ट हो जाता है। तभी कहा गया कि प्राण सूख जाते हैं, यानी कि वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट करना दिन में पॉसिबल उचित नहीं है, रात को वेस्ट नहीं होता। ठीक। अगला 14 नंबर बताते हैं कि अन्न से वीर की उत्पत्ति होती है, उस वीर से मनुष्य प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए अन्न को यहाँ पर प्रजापति कहा गया है। कमंदी कात्यायन का प्रश्न था कि प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, तो उसके उत्तर में ये बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर कुछ और डिटेल दिए हैं, बताता हूँ आपको उसकी भी। एक और पढ़ लूं पहले 13 और 14, फिर इस पे बात करते हैं। 13 नंबर, अहोरात्रि is Prajapati, its day is the prana, vitalizing spirit, and the night is Rai. Those husband and wife who fondle and mate during the day waste their vitality. But to mate in love during night is correct for health and vitality. 14 food Ann verily is Prajapati, the savior of creatures. From its seed, Retas and Virya are born, and hence these creatures are also born. अब यहाँ पर और एक नोट समझाया गया है, ये महात्मा नारायण स्वामी समझा रहे हैं। ये कहते हैं प्राण और रई, संतान पैदा होने के लिए भोक्ता और भोग्य दोनों होने चाहिए। इसलिए उत्तर का प्रारंभ यहाँ से किया गया है कि कोई भी संतान अगर पैदा होगी, कोई बच्चा अगर पैदा होगा, तो एक भोक्ता और एक भोग्य दोनों होने चाहिए। तो वही बात होगी जो प्राण और रई दोनों होने चाहिए। आदित्य और चंद्रमा, वीर के कारण अन्न की उत्पत्ति के लिए इन दोनों की आवश्यकता स्पष्ट है। अब अन्न अगर होगा, अन्न का मतलब कोई भी चीज जो कि खाने के लिए हमको मिलती है, जो पैदा होती है इस दुनिया में, कोई भी खाने की चीज जो पैदा होती है इस दुनिया में, ठीक, एनीथिंग दैट इज ग्रोन, उपज जो पैदा की जाती है, उसको पैदा करने के लिए चंद्रमा और सूर्य दोनों की जरूरत है। तो चंद्रमा को यहाँ पर रई बताया था हमको, और सूर्य को हमको प्राण बताया था। तो जब तक प्राण और रई एक साथ नहीं होंगे, तब तक हम लोगों को अन्न नहीं मिलेगा। ठीक, पक्की बात। तो कोई चीज पैदा ही नहीं होगी, चाहे गेहूं होगा, चाहे कुछ भी होगी, चावल होगा, कोई भी चीज पैदा नहीं होगी जब तक कि हमको चंद्रमा और सूर्य के कारण अन्न नहीं मिलेगा। ठीक। और अन्न को यहाँ पर वीर्य का कारण बताया गया है, उस पर आता हूँ। उत्तरायण दक्षिणायन इन दोनों की समष्टि वर्ष अर्थात समय का होने उत्पत्ति के लिए अनिवार्य है। अब जब ये उत्तरायण और दक्षिणायन में सन की मूवमेंट होती है, तो सन की मूवमेंट से ही ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों का अलग अलग तरीके से उपलब्धि मिलती भी हैं और पता भी चलता है। तो अब आप कहेंगे कि ये विंटर प्रोडक्ट है और ये समर प्रोडक्ट है, कि गर्मियों में ये चीज़ मिलती है, सर्दियों में ये चीज़ मिलती है, यानी उत्तरायण के दिनों में ये फसल होती है, दक्षिणायन के दिनों में ये फसल होती है, ये फल होते हैं, ये फल नहीं होते हैं। ये हमको पता चलता है इन चीज़ों से। दिन और रात, यहाँ परिमति रूप से दिन को निषिद्ध ठहराते हुए रात्रि की उपयोगिता उत्पत्ति के कार्य के लिए बतलाई गई है। यहाँ ये बताया गया है कि नाइट का टाइम जो है वो उत्पत्ति पैदा करने के लिए, स्पेशली बच्चे को पैदा करने के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल हमको समझ लेना चाहिए। मैंने इसको एक बार पहले बताया था आप लोगों को, कि जो सीड होता है वो हमेशा डार्कनेस में, नाइट के अंदर ही फलता है, ग्रो करता है, बनता है। आप नर्सरीज में जाएंगे तो नर्सरीज में भी देखेंगे कि वो जो छोटे छोटे नए पौधे होते हैं, वो नए पौधों को, छोटे पौधों को डार्क रूम के अंदर रखते हैं, बहुत कम लाइट के साथ, अंधेरे में। तो अंधेरे में ही वो पनपते और फलते फूलते हैं। उसके बाद जब उसकी शूट निकलती है तब उसको धूप दी जाती है, तो उससे धूप से फिर ग्रोथ होती है उसकी। तो ये पनपने की क्रिया जो है, जो रात को होती है, इसीलिए जो बच्चा पेट के अंदर होता है वहाँ अंधेरा ही तो होता है ना। और वो जो
उसके जो सीड, उसका जो बीज पड़ेगा, वो रात के वक्त ही पड़ना चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में वो पल सकता है, पड़ सकता है, दिन में वो वेस्ट हो सकता है। ठीक, ये समझाया गया यहाँ पर, क्योंकि ये प्रजापति की उत्पत्ति की बात, प्रजाओं की उत्पत्ति की बात हो रही है। फिर अन्न और वीर्य साक्षात संतानों उत्पत्ति के कारण हैं ही, इसीलिए इनके वर्ण के साथ ही कबंदी के प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने बता दिया है कि ये अन्न और वीर्य भी संतान उत्पत्ति के लिए प्रजापति का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये समझना चाहिए कि कहाँ रखा मैंने, कि ये क्या समझा रहे हैं। यहाँ पर वैसे तो हम जब अन्न की बात करते हैं तो वैदिक मंत्रों में अन्न का जो अर्थ होता है वो सब कुछ हो जाता है। मतलब वॉट एवर आप जिस भी चीज को यूज करते हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने लिविंग के लिए, कि जिस भी चीज को आप यूज करते हैं वो सब कुछ अन्न के अंदर आ जाती है। अब अगर मैं राजा हूं तो जो मेरी प्रजा है वो मेरा अन्न है। मैं अगर बिजनेसमैन हूं तो मेरी जो एम्प्लॉयज हैं या मेरे जो कंज्यूमर्स हैं वो भी मेरा अन्न है। और इसके बाद अन्न तो वो भी होता है जो हम खाते हैं। एवरीथिंग वी ईट इज अन्न। तो अन्न को पाने की जो भी शक्ति होगी, सॉरी, तो जो गेहूं है, जो भी है, जो भी हम खाते हैं, एवरीथिंग वी ईट, फल फूल जो भी हम खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है, वो हर चीज हमारे लिए अन्न है। वो अन्न ही तो है ना जो हमारे शरीर के अंदर जाकर सॉरी हमारे शरीर के अंदर जाकर अन्न ही तो वीर्य और रेतस बनाता है ना। वो अन्न ही तो है जो हमारे शरीर के अंदर जाके सब कुछ बनाता है, हड्डी भी बनाता है, मांस भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, खून बनाता है, सब बनाता है। वही तो हमारे अंदर हमारे स्पर्म को बजाता है ना। वही तो वो स्पर्म है जो कि बच्चा पैदा करता है। तो अन्न भी तो प्रजापति है ना। अन्न भी तो उत्पन्न कर रहा है ना प्रजाओं को, पैदा कर रहा है ना प्रजा को, सृष्टि के क्रिएशंस को। तो किस किस चीज से कैसे कैसे प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, यहां पर यही बात हो रही थी ना। दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड विद। तो उसी बात को करते करते वो अल्टीमेटली अन्न पे आ जाते हैं कि अन्न भी वो प्रोडक्ट है जिससे कि प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अन्न से वीर्य बनता है, और वीर्य मतलब स्पर्म बनता है, जो मेल स्पर्म होता है। और वही उसी से रेतस भी बनता है, फीमेल का जो स्पर्म होता है वो भी उसी से बनता है। खाने से ही तो बनेगा ना सब कुछ जो हम खाएंगे। उससे ही तो फिर प्रजा उत्पन्न होती है ना, प्रजाएं। फिर हम बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा हमारी प्रजा हो जाती है ना। और उसी तरह से अगर आप इसको ऑन दी वाइडर सेंस देखें, तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 200 400 500 आदमी काम करते हैं, वो 500 आदमी मेरी प्रजा है ना। उन्हीं से तो फिर और भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं ना। उन्हीं से तो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, रही की बहुत सारी और सामान बन रहा है ना कुछ तो बना रहे हैं ना वो लोग भी, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना। तो वो भी तो अन्न है ना मेरे लिए, वो भी तो अन्न की तरह ही प्रजाओं की उत्पत्ति कर रहा है। और मैं अगर गवर्नमेंट का हेड हूँ या किंग हूँ तो मेरी जो प्रजा है वो भी तो कुछ ना कुछ कोई कोई खेती कर रहा है, कोई
लोहा बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, तो कोई ना कुछ चीजें उत्पन्न कर ही जा रहे हैं ना, वो प्रजाएं कर रहे हैं, और फिर वो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं ना, और सब, तो उनकी सबकी प्रजाएं उत्पन्न तो हो ही रही हैं ना। तो ये सब कुछ जिस तरह से परमात्मा ने प्राण और रई से बात स्टार्ट कर दी है करने की, ऋषि ने परमात्मा प्राण और रई की बात की है, उसी तरह से अब उसका एक वन ऑफ द कॉज ऑफ क्रिएशन, कॉजेज ऑफ क्रिएशन, प्रजाओं को बनने के अलग अलग रीजंस, उसमें उन्होंने अन्न को भी अब गिना दिया है। ठीक, जैसे उन्होंने दिन और रात को बताया था, 6 महीने और 6 महीने दूसरे बताए थे, महीने का एक साइड और दूसरी साइड बताई थी, अब वो बता रहे हैं अन्न भी उसी तरह से इज अ कॉज एंड रीजन फॉर क्रिएशन। ठीक, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब बताइए, मेरे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर समझा देता हूँ आपको। ये बहुत सलीके और तरीके से समझाया गया है, इसको एक बार फिर बता दूं आपको, तो आपको इस बात का समरी की तरह समझ में आ जाएगी बात, कि जब इन्होंने शुरू में ऋषि ने जब प्राण और रई की बात की है, तो प्राण और रई किसी भी चीज को पैदा होने के लिए, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी बॉर्न, कोई भी चीज उत्पत्ति पैदा होने के लिए प्राण और रई की जरूरत है। ये इन्होंने पहली बार में हमको समझा दिया, कोई भी चीज जो पैदा होगी उसके लिए हमको प्राण और रई की जरूरत है। फिर जब अन्न पे आके क्वेश्चन आ गया, तो अन्न पर आकर ये समझ में आ गया कि अन्न के पैदा होने के लिए भी तो प्राण और रई की आवश्यकता है ना। तो यहां पर अगर ये समझ लिया जाए कि मेल का स्पर्म जो है वो प्राण है, और फीमेल की ओवरी जो है वो रई है, इन दोनों का मेल होगा तभी तो बच्चा पैदा होगा। उसी तरह से फिर जब आदित्य और चंद्रमा बताया गया, तो वो भी समझ में आ गया कि सूरज और चंद्रमा भी नहीं होंगे तो अन्न नहीं बनेगा, और अन्न नहीं बनेगा तो फिर आगे प्रजा और संतान और कोई क्रिएशन पैदा ही नहीं होगी, लोग पैदा ही नहीं होंगे, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कोई भी लिविंग हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबको अन्न की जरूरत है ना, तभी तो क्रिएट करेंगे ना वो, सभी को अन्न की जरूरत है ना आगे क्रिएट करने के लिए। फिर बता दिया उत्तरायण दक्षिणायन, उसी तरह से जब मौसम बदलेंगे तभी तो फिर क्रिएशन में अलग अलग चीजें होंगी जो कि अन्न को सपोर्ट करेंगी। सिर्फ एक चीज खाने से तो अन्न से आपका काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल चीजें खानी पड़ती हैं। अगर वो क्या वो चार्ट बना बना के देते हैं ना स्कूल्स वगैरह में, और डाइटिशियन के यहाँ की ये ऑरेंज रंग की चीजें खाइए, ग्रीन रंग की चीजें खाइए, रेड रंग की चीजें खाइए, ये वाले फ्रूट्स खाइए, ये वाले वेजिटेबल्स खाइए, देते हैं ना चार्ट बना के अलग अलग। उसमें पता चलता है कि हमको एक वन सिंगल चीज तो हम खा नहीं सकते। तो ये उत्तरायण दक्षिणायन का काम है कि आपको अन्न की वैरायटी मिलती है। और फिर उन्होंने बताया शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कि एक महीने के अंदर भी इस तरफ और उस तरफ, और उस शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में क्रिया करने वाले कर्म, और फिर वही अन्न की उपलब्धि, और अन्न के कर्म भी हमारे वैसे, और प्राण और रई के साथ हमारा तालमेल, फिर दिन और रात, और फिर जाकर उन्होंने अल्टीमेटली अन्न और वीर्य को बता दिया। तो ये क्रिएशन कैसे बनती है कि प्रश्न में ये सारे के सारे रेफरेंसेस आ जाते हैं, हाउ इज द क्रिएशन मेड। तो प्राण और रई, जहां पर हमने पहले क्रिएशन के बनने के बारे में सोचा था, जब हमने शुरू में सोचा था कि प्राण और रई ये क्रिएशन को बनाते हैं, तो एक प्राण और एक रई, और इनको देने वाला या प्राण का तेज देने वाला परमात्मा या प्रजापति, वहां से हमने शुरू किया। शुरू करके हम इस तक पहुंच गए कि बच्चा कैसे पैदा होता है, क्योंकि वही तो क्रिएशन बन रही है ना। अल्टीमेटली किसी भी चीज की क्रिएशन, अगर आप जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ की बात करते हैं, तो जड़ पदार्थों के बनने के लिए भी प्राण और रई की जरूरत है, उत्तरायण दक्षिणायन की जरूरत है, सूर्य चंद्रमा की जरूरत है, तभी तो सब कुछ बनता है।
और उसी तरह से हमारे अंदर भी कुछ बनाने की शक्ति पैदा करने के लिए हमको अन्न की जरूरत है, जो कि इन सब चीजों पर डिपेंडेंट है, और हम भी इन पर डिपेंडेंट हैं। हम भी डिपेंडेंट हैं। हमको प्राण मिलते हैं तभी हमारा काम शुरू होता है हमारे शरीर का, वरना हमारा शरीर डेड बॉडी है। और हमारे शरीर को डेड बॉडी से प्राण जब मिल जाते हैं तो फिर प्राण मिलने के बाद हम काम करते हैं, तो फिर हमको अन्न की जरूरत पड़ती है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। और अन्न मिलता है तो ही हम क्रिएशंस बना सकते हैं, आगे क्रिएशन को बना सकते हैं। तो ये कैसे बनती हैं सारी की सारी क्रिएशन, किससे बनती है, क्या बनता है, ये इसका जवाब दिया जा रहा है। तो इसके जवाब में हमने देख लिया कि इन्होंने शुरू में हमको जो बातें बताई थी, उन बातों में हमको इन्होंने ये समझा दिया है कि क्रिएशंस कैसे बनती हैं, जो क्रिएशन है वो किससे बनती हैं, कैसे बनती हैं। तो जहां हमको ये समझ में आ गया कि प्राण और रई जब तक इनका मिथुन नहीं होगा, इनका मेल नहीं होगा, तब तक नहीं बनेंगी। दे हैव टू बी दे हैव टू मेट टुगेदर। और फिर उसके बाद हमको इन्होंने बाकी बातें, उसके फैक्टर्स, उसके तरीके, बाकी सब समझा दिया। फाइनली में आके इन्होंने बता दिया कि अन्न भी उसी तरह प्रजापति है, हमारा पालन करता है। अब अन्न धन धान्य, आपने देखा होगा ऐसी कई जगहें होती हैं जहाँ पर अन्न की पूजा भी होती है ना। हम सिंबॉलिकली भी तो कभी गेहूं रख के, कभी चावल रख के, कभी जौ रख के पूजा में यूज करते हैं ना, क्योंकि वो भी तो प्रजापति हमारा पालन करते हैं ना। दे टेक केयर ऑफ अस। हमको तो वही पालन पोषण तो वही कर रहे हैं सब। तो यहाँ बता दिया गया अल्टीमेटली कि क्रिएशंस किससे और कैसे पैदा होती है, पूरी की पूरी क्रिएशन। तो इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए ये फाइनली अन्न तक आ गए हैं। इस मंत्र का जो ये बता रहे हैं, इसका एक, इस जो प्रश्न का, इस क्वेश्चन का एक श्लोक और बचता है, जो कि लास्ट श्लोक है इस प्रश्न का। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 शुरू हो जाएगा। तो अब आपने कुछ पूछना हो अभी तो मुझसे पूछ लीजिए। कितना टाइम पड़ा है, थोड़ा टाइम है, तो आज कल जो अगला श्लोक है उसको, 15वां श्लोक है, उसको कल पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज कुछ और पूछना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई दोबारा समझना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, या कोई डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। जी, एनीबडी? समझ में नहीं आई बात, कंफ्यूजन है? हाँ, केतु जी कहिए, क्या बोलेंगे? तो ये क्रिएशन में जैसे 4 चीजें मेरे ध्यान में आई हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 1, उत्तरायण और दक्षिणायन 2, प्राण और रई 3, और सूर्य एंड चंद्र 4। तो इसके अलावा और कुछ है कि यही 4 मुख्य हैं? उसी तरह दिन और रात है, और अन्न और वीर्य है। हाँ, दिन और रात है, और अन्न और वीर, राइट, ठीक है। ये 6 सब हो आ गए। गए, ठीक है। सारे फैक्टर्स आ गए उसके अंदर, हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है ना। हाँ, थैंक यू। हाँ जी महेश जी। हाँ, नमस्कार पीयूष जी। तो थोड़ा अनरिलेटेड भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन जब कोई वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनकी डिजायर्स रहती है कि हाउ डू दे स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स, ब्रह्मचर्य का किस तरह से पालन करें अमॉन्ग्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो आपने कई कुछ और डिस्कोर्स में बताया था कि द वे फूड, अन्न में से डिफरेंट थिंग जनरेट होती है। लुक्स लाइक द लास्ट थिंग वाज वीर्य, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सबसे लास्ट में होती है। लव, मांस, मज्जा सब पहले हो जाते हैं एंड देन ठीक लास्ट बात है। थिंग। तो
are there foods or things that can stop that naturally from being generated? Is it just a normal human mind control kind of thing? नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप, किस चीज से क्या चीज? So I'm talking about अदर देन माइंड कंट्रोल क्या है? related to uh, being able to do brahmacharya ashram के rules follow करने के लिए, for being able to control, as an example, say sexual desires. Sorry for देखिए the देखिए देखिए, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी कंडीशन मेंटल है, सबसे बड़ी। ठीक है, अगर देखिए, अब ये बताऊं आपको, मैं पता नहीं कब, सम टाइम ड्यूरिंग द टुडे और यस्टरडे, मैं कुछ देख रहा था इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो मेरे को दिमाग में ये बात आई। ये एक मेंटल कंडीशन होती है जिसके लिए हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि आप जिसको भी देखते हो, आप जिस लड़की को देखते हो, आप कहते हो बहन है। करेक्ट? हम तो सबको बहन कहते हैं। और अगर बहन नहीं है, थोड़ी उम्र की बड़ी है, तो मासी है। ठीक है, या मेरी बुआ है, या इस तरह का कुछ, भाभी है, या भाभी कहेंगे। ठीक है ना? ये हम लोगों की एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस है ना, बचपन से जो बताई जाती है ना हमको। हमको ये तो नहीं सिखाया जाता ना कि जो लड़की सड़क पे घूम रही है, पकड़ के उठा लो, तुम्हारी बीवी बन सकती है। नहीं सिखाया जाता ना। ये एक मेंटल फ्रेम सबसे पहला जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये मेंटल एजुकेशन जो है, ये कल्चर से आती है। और ये ठीक है कि हम लोग का, दैट्स इज हाउ वी फॉलो इन आवर सिस्टम एंड वेज। अब ये, अब आप इसको यहाँ पर अप्लाई करके देख लीजिए, कनाडा, यूएसए वगैरह में। ठीक, यहाँ मैं किसी को सिस्टर तो बोल नहीं सकता, नहीं बोल ये सकता। जैसे ही सिस्टर बोलूंगा, थप्पड़ लग जाएगा मुंह पे। इंडिया में सिस्टर नहीं बोलूं तो थप्पड़ लगेगा, यहाँ सिस्टर बोलूंगा तो थप्पड़ लग जाएगा। लेकिन यहाँ मेंटल फ्रेम जो है वो ये बताता है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। करेक्ट? उसकी इंडिविजुअलिटी को आप रिस्पेक्ट करिए। तो ठीक है, आपने वर्ड यूज किया या नहीं किया, भाव वो रखा नहीं रखा, ये आपको पता है कि रिस्पेक्ट के अंदर ही आ जाता है कि उसको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है, मेरे को अपनी करनी है। आई कैन ओनली बी सो फार एंड नॉट फर्दर। ठीक बात है ना? तो सबसे पहले तो ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस की बात हो जाती है, नंबर वन, जो कि हमको कल्चर या हमारा एजुकेशन या हमारा सिस्टम या हमारी सोसाइटी सिखाती है। नंबर दो बात आ जाती है कि जब आप हमारे सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, उसके लिए आपको किसी को कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप हमारे सिस्टम्स को फॉलो करते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम इतने सालों तक फॉलो किया है, उसके बाद मैंने गृहस्थ आश्रम फॉलो किया, तो गृहस्थ आश्रम में भी तो आपका जो भी डिजायर थे वो आपने पूरे कर लिए हैं। अगर आप ये कॉन्शियसली, अब हम लोग के यहाँ तो इसका यज्ञ होता है ना, जब हम लोग अपना गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थ में जाते हैं तो। ठीक, तो अगर आपके ने मेंटली ये सोच लिया है कि मुझको गृहस्थ आश्रम अब छोड़ना है और अब मैं वानप्रस्थ में जा रहा हूं, करेक्ट? तो इट इज ऑल्सो मेंटल थिंग ना, नंबर वन। और कोई भी चीज की जो डिजायर होती है, कमिंग टू अ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कोई भी चीज की डिजायर है, मेरे को इस चीज की खाने की बहुत ज्यादा डिजायर है, मेरे को वहां वहां घूमने की बहुत ज्यादा डिजायर है, हर चीज की डिजायर ही तो मेंटली कंट्रोल हो जाती है ना। हर चीज की डिजायर मेंटली कंट्रोल हो जाती है। अब मैं ये बातें कभी करता नहीं हूं, आई डोंट टॉक, लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं अपनी पर्सनल लाइफ में से, मेरी और मेरी वाइफ की। जब मेरी वाइफ 60 की हो गई, 60, माई वाइफ, व्हेन शी टर्न्ड 60, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इनफ इज इनफ, हम दोनों वानप्रस्थ फॉलो करेंगे। अब ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था, और उसमें कोई वो था नहीं, हम लोग दोनों ने इसको सोच के रखा था, करना ही है। तो फिर उसने और हमने, ठीक है, हमने एक यज्ञ हम लोग घर में हवन किया,
करने के बाद हमने कहा चलो लेट्स टेक अ प्रॉमिस एंड वाउ कि हम लोग इसके बारे में अब सोचेंगे भी नहीं। फिर उसके बाद जितने साल हम एक साथ रहे, चाहे मतलब एक बिस्तर पर आप सोते रहो तो भी आपके दिमाग में ये बातें नहीं आती, क्योंकि मेंटल है ना। और फिर आपने एक प्रॉमिस अपने आप से कर लिया ना, और अगर आपने उस चीज को प्रॉमिस के साथ उस चीज की शपथ ली है, प्रॉमिस किया है, कसम ली है, तो आप उसकी तरफ नहीं जाओगे, या आप अपनी नजरों से गिर जाओगे अगर आप जाओगे तो ये मेंटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू लुक एट इट। क्योंकि जब इंसान वानप्रस्थ पे जाता है, देखिए देखिए, इसमें एक चीज होती है, जैसे मेरी वाइफ कहा करती थी, वो कहती थी इनफ इज इनफ। कितने साल एक ही चीज के बारे में, इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहेंगे। कहती थी तुम भी इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो टू द स्टडीज, मैं भी इतनी डेडिकेटेड हूं टू द स्टडीज, इसमें लगाते हैं ना ध्यान अपना। कहां पर उनकी यही क्यों सोचते रहते हैं हमेशा, हमेशा गलत चीज क्यों सोचते रहते हैं। वो चीज, उसका टाइम निकल गया, उसकी उम्र निकल गई। तो ये तो एक आपके मेंटल उसके ऊपर फ्रेमवर्क के ऊपर है ना, कि आप कब सोचते हैं, कब इसके बारे में आप सोचना बंद कर सकते हैं, कब आपका खत्म हो जाएगा। अब जिन लोगों की, ठीक है माई वाइफ इज नॉट अलाइव एनी मोर, लेकिन जिन जिन लोगों की दंपतियों की उम्र लंबी होती है, मेरे पेरेंट्स थे ना, माई फादर लिव टिल 95 एंड माई मदर लिव टिल 85। तो उनकी तो लंबी उम्र थी, जो कि शादी के बाद मतलब उम्र होने के बाद भी उनकी एक साथ एग्जिस्टेंस थी ना दोनों की। तो समवेयर यू हैव टू मेंटली मेक अ फर्म रिजॉल्व एंड दैट्स इनफ। आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट इसमें मुश्किल, नहीं, मुझको मुश्किल कुछ नहीं लगा, मुझको कुछ मुश्किल नहीं लगा। you have actually more than answered my question, Piyush ji. Thank you for going into so much details. मेरा तो much simpler question था, लेकिन आपने बहुत बढ़िया और a lot more satisfying answer दिया है. My question was more about foods की, जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यहाँ पे 70-80 years लोग they go and eat something to increase those, and my question was much simpler कि are there foods that would हाँ तो सात्विक खाना है ना, अरे सात्विक सात्विक भोजन है ना हमारा, हमारा सात्विक भोजन है ना। बहुत सारे लोग लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं, लहसुन प्याज, ओके, करेक्ट, दैट्स करते हैं ना बंद। या आप उसको कुछ भी आप खाइए, आप सात्विक खाना खाइए ना। जब आप वेजिटेरियन सिंपल खाना खाते हैं, जिसमें कि ज़्यादा तड़क फड़क नहीं होती, मसाले नहीं होते, आपके अंदर, शरीर के अंदर एक्साइटमेंट्स पैदा नहीं होती, आप में शरीर में एक्साइटमेंट पैदा नहीं होती। जब शरीर में एक्साइटमेंट नहीं पैदा होती, तो सात्विक कारणों से आपके अंदर की डिजायर्स भी तो दब सकती है ना। ठीक बात है ना। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो, मैं नहीं, हम लोगों ने लहसुन प्याज वगैरह बंद कुछ भी नहीं किया था। वी स्टिल, आई स्टिल हैव इट, बट वी नेवर स्टॉप्ड इट। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो लोग प्याज लहसुन अदरक ये सब बंद कर देते हैं, फिर वो बहुत सिंपल खाना खाते हैं। तो बहुत बढ़िया है, खिचड़ी खाइए और थोड़ा घी दे के खाइए, मजा आ जाएगा, बस और कुछ चाहिए नहीं खाने के लिए। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि सात्विक भोजन जो है वो हेल्प करता है। सिंपल सिंपल अच्छा वेजिटेरियन खाना हेल्प करेगा आपको, वो एक्साइटमेंट्स पैदा नहीं करेगा आपके शरीर में। हाँ नहीं, जी। थैंक यू पीयूष जी. मुझे लगता है कि हर हर एज एंड स्टेज में आप अपना मेंटल ही जो आपकी थिंकिंग है उसी को अप्लाई करते हो हर स्टेज में, चाहे आप ब्रह्मचार्य हो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे आप एवरी संन्यास एवरी लेते हो, स्टेज मेंटल एवरी, जरूरी है ना। एग्जैक्टली, you're only thinking, you're, it has to come out with thinking only. बहुत जरूरी है ना। Exactly. हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? युक्ता जी कुछ पूछना है? नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। ये जो अब वो इस तरह आपने बताया ना कि दिन और रात और अन्न और वीर्य, और जो जो उपमाएं दी प्राण और रई के लिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा।
वो प्रश्न है ना, प्रजा कैसे पैदा होती है, हाँ किससे जी, हाँ और जी। कैसे पैदा होती है, उसी प्रश्न तो का सारा इसमें, डिटेल जवाब मिल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ये है ना कि आपने कहा कि राजा के लिए प्रजा ही मेरा अन्न है, तो इसका मतलब जो अन्न पैदा करने वाले जो साधन हैं, ये मतलब हुआ उसका। वैसे तो हम जैसे कहते हैं ना कि जो राजा है वो प्रजा का पालक है, वो प्रजा का पालक प्रजापति है, है, प्रजापति है। ठीक है ना। लेकिन तो हाँ, प्रजा उसकी अन्न हो गई ना। प्रजा उसकी अन्न होगी, तो हाँ, अन्न पैदा भी तो प्रजा ही करती है ना, काम तो हाँ प्रजा ही कर कर रही है रही है ना, वो पूरा। भी तो कि अन्न जैसे पैदा वो, कर रही है ना। हाँ, कृषि है, किसान है, या हाँ कुछ ठीक भी, है, कोई भी है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, तो साधन भी तो सारे अन्न हो जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और कोई पूछेंगे कुछ, कोई और बात? किसी के मन में कुछ और हो तो पूछ लीजिए। तो ठीक है, फिर कल मिलें। तो कल बात कैरी ऑन करते हैं, इसका जो 15th श्लोक है अपने प्रश्न नंबर 1 का, उस पर कल बात करेंगे। और कल मैं स्वस्ति वाचन का अगला मंत्र ले लूंगा, जो आज नहीं लिया था। आज वो प्रजापति वाला मंत्र मुझे ध्यान आ रहा था, तो उस पर बात कर ली मैंने। और मुझे लगा कि बहुत बहुत ही वैलिडली एप्लीकेबल मंत्र है वो, तो इसलिए मैंने उसको यूज कर लिया आज। तो कल हम अपना स्वस्ति वाचन का अगला मंत्र ले लेंगे, और इस पे 15th श्लोक पे बात करते हैं कल, प्रश्न नंबर 1 पर। ठीक है। और अगर खत्म हो गया तो फिर प्रश्न नंबर 2 भी पिक कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं सबको। नमस्ते सबको, अपना अपना ध्यान रखिए नमस्ते। और खुश रहिए। टेक केयर।